नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात प्रशांत किशोर की राजनीति की कर रहे हैं। जी हां, जिस तरीके से प्रशांत किशोर पूरे बिहार में पदयात्रा पर निकले और उस यात्रा के बाद उन्होंने चुनाव भी लड़ा। चुनाव का परिणाम जो भी हो, शुरुआती दौर में तो यही कहा गया कि इस परिणाम से कहीं न कहीं राजद को नुकसान हुआ इन 4 सीटों पर। फिर एक आंदोलन, ऐसा आंदोलन आया जिस आंदोलन को शुरुआती समय में तो प्रशांत किशोर ने उस तरीके से नोटिस नहीं लिया, लेकिन अब उस राजनीति के सहारे बिहार की राजनीति में एक तीसरे फ्रंट बनाने की रणनीति पर वो आगे बढ़ रहे हैं, ये साफ दिखने लगा है। दूसरी बात जो साफ दिख रही है कि कोई न कोई ऐसी ताकत है जो प्रशांत किशोर को बैकअप कर रहा है। डीएम का अचानक यू टर्न, पहले हटाते हैं फिर देते हैं, उनकी गिरफ्तारी से लेके उनके रिहाई तक जो कुछ भी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ सब आपके सामने है। मतलब चीज़ें ऐसी चल रही हैं जैसे लग ही नहीं रहा है कि यहाँ प्रशांत किशोर विपक्ष के तौर पर राजनीति कर रहे हैं। खुल्लम खुल्ला नीतीश पर हमला बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला लालू पर हमला बोलते हैं, बीजेपी पर थोड़ा सॉफ्ट रहते हुए भी हमला बोलते हैं। इतने बड़े स्तर पर पैसे का खर्च हो रहा है फिर भी सारा सिस्टम खामोश है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ फुलेंद्र कुमार सिंह आंसू हैं, जेपी मूवमेंट के ये भी एक सेनानी रहे हैं। जिस तरीके से नीतीश और लालू जी रहे हैं, ये बिहार विश्वविद्यालय के उस दौर के स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट भी रहे, जिस दौर में बाकी यूनियन के जो अध्यक्ष बने राजनीति में आगे बढ़े। राजनीतिक समझदारी की बात करें तो बिहार के हर राजनीति पर इनकी पैनी नज़र रहती है। प्रशांत किशोर को लेकर ये क्या सोचते हैं? आंसू जी, सीधा सवाल आपसे यही होगा कि प्रशांत किशोर की जो राजनीति चल रही है, क्या है वो राजनीति? नहीं, राजनीति तो अच्छे उद्देश्य है और प्रशांत किशोर किस्म के आदमी को राजनीति में आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और जो उनका तरीका है उस तरीके से हम असहमत नहीं हैं कि इसी तरह से राजनीति में लोग आता है, प्रवेश करता है, काम करता है। और मुद्दा सबसे ज़्यादा वो उठाए थे पलायन का, तो वो भी जायज़ था। शिक्षा में जो गड़बड़ियाँ हैं, अभी भी पोटेंशियल स्टूडेंट हमारे सरकारी स्कूल से नहीं निकल पा रहे हैं अभी भी, तो ये सब परीक्षा में चोरी होती है या क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, उसका सवाल उठा रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही सवाल उठाया जाना चाहिए। और विश्वसनीयता, चूँकि पॉलिटिशियंस का, चाहे कोई पार्टी का हो, जदयू का हो, राजद का हो, बीजेपी का हो, किसी भी नेता की विश्वसनीयता नहीं रही है इन विषयों पर बोलने का। तो एक विश्वसनीयता लग रही है कि वो पिछले 1.5 साल 2 साल से सक्रिय हैं, लेकिन पदयात्रा तो बिल्कुल की जानी चाहिए। पदयात्रा से आप जनता के नब्ज को पकड़ते हैं। गांव-गांव में क्या आपका फीडबैक मिला? अभी हमारे नीतीश जी भी पदयात्रा पर निकले हुए हैं, तो आपको फीडबैक मिलता है, तो वो भी सही है। और अभी जो इशूज वो लिए हैं, हमको लगता है कि उस इशूज में उस लेवल तक जाके इन्वॉल्व होकर रिजल्ट नहीं दे पाएंगे वो। हमको नहीं लगता है कि रिजल्ट उनको मिलेगा। हमको जो हमारे पास जो सूचना है और जो सूचना का तरीका है, मीडिया, सोशल मीडिया वगैरह, उस सूचना के अनुसार एक तो अभ्यर्थी की आबादी बहुत छोटी है, पॉलिटिकल डिविडेंड देने वाली आबादी नहीं है कि ये पॉलिटिकल डिविडेंड देगा। पॉलिटिकल ये देगा, आपको फेस देगा कि साहब आप एक इशू उठाए, लेकिन डिविडेंड देने वाला इलेक्शन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरा कि उनके तरफ से जो बातें सामने आ रही है अभ्यर्थियों की तरफ से, उसमें परीक्षा में चोरी के जो सबूत पहले दिए जाते रहे हैं, जैसे पुलिस की परीक्षा में चोरी के सबूत दिए गए, जैसे नीट परीक्षा में चोरी के सबूत दिए गए या मिले, उस तरह का कोई सबूत बाकी सेंटरों पर का नहीं सामने आया। अभी तक हमारी समझ में नहीं आया, कहीं आया हो तो हो सकता है आया हो। तो उस इशू को लेके आप आमरण अनशन की घोषणा कर देते हैं, तो ये अनशन के साथ अत्याचार है।
क्योंकि अनशन, महात्मा गांधी भी अनशन में बैठते थे तो आत्मशुद्धि के लिए बैठते थे कि मेरे रहते, मेरे इतने प्रयास के बावजूद, मेरे इतने संघर्ष के बावजूद जनता में उतनी समझ नहीं आई है, तो चलो मेरी ज़िंदगी का क्या मतलब है, हम अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हैं, कोई उद्देश्य मेरा नहीं है। गांधी जी का ये जब भी अनशन हुआ, चित्तोद्धार के समय में सबसे लंबा उनका अनशन हुआ था, तो और वो एकदम मरणासन हो ही गए थे। तो उनका यही मानना था कि हम इतने दिनों से समाज सेवा में, समाज के काम में लगे हुए हैं और उसके बावजूद अछूत के साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा है, तो मेरे जीवन में कोई मकसद नहीं है और हम अब जी के क्या करेंगे। तो हम आमरण अनशन पर जाते हैं। फिर सारे लोग आए, मदन मोहन मालवीय आए, अम्बेडकर आए, सब लोग एक पेज पर आए, तो एक समझौता पुनः पैक्ट करके हुआ इन लोगों के लिए। इस पर दलितों के केस में, हरिजन के केस में, या अभी जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जिसको करते हैं उसके केस में आया। आप उस तरह का उन्हें प्रशांत किशोर का जो इशू है आज के, उसमें आमरण अनशन का स्टैंड लेना, हमको लगता है कि अगर ऐसा ही स्टैंड लेना होता तो 74 आंदोलन में हमारे नेता जेपी ले लेते कि हम आमरण अनशन में बैठेंगे, आज गफूर सरकार को बर्खास्त कर दो। कहाँ बैठ गए? नहीं बैठे वो। और बहुत आसान था कि अगर जिस बाद के स्टेचर में आंदोलन के बाद इंदिरा जी से नवंबर 1, 2, 3 नवंबर को जो बातचीत हुई चंद्रशेखर के माध्यम से, उस बातचीत हुई प्राइम मिनिस्टर से, लेकिन अगर जेपी ये स्टैंड ले लेते तो तुरंत विधानसभा बर्खास्त हो जाती, एकदम तय था। लेकिन उन्होंने वो रणनीति नहीं ली, चूँकि वो भी यही मानते थे जैसे गांधी मानते थे कि अनशन जो है सो वो रिसोर्ट है कि आपके प्रयास के बावजूद, आपके स्ट्रेचर के प्रयास के बावजूद, आपका जो समाज में काम है, सामाजिक छवि है, उस ताकत के बावजूद अगर आप सुधार नहीं कर पाते हैं तो आप जी के क्या करेंगे। अभी डल्लेवाल बैठे हुए हैं किसी मामले में, वहाँ भी वही इशूज है कि भाई मेरे रहते हम इतना काम किए नहीं किए और ये नहीं मान रही है सरकार, तो हम जी के क्या करेंगे। आमरण अनशन लास्ट रिसोर्ट है किसी भी आंदोलन का। तो आप बैठ गए, डेफिनेटली आमरण अनशन पर अगर आपकी बातें नहीं मानी गई और आपका कुछ हो गया। नहीं, अभी उन्होंने कहा है कि हम 48 घंटे के अंदर में आमरण अनशन तोड़ने जा रहे हैं। चलिए, तो ये भी खबर अभी मीडिया बिल्कुल सही फैसला है कि आप किस इशूज के लिए आमरण अनशन कर रहे हैं, जिस इशूज के सारे फैक्ट्स आप भी नहीं दे पा रहे हैं कि साहब ये जगह यहाँ परीक्षा में चोरी की बातें सामने आई है, उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं, देखिए उसमें मुद्दा ये नहीं है, उसमें मुद्दा ये है ना कि आप जो छात्रों का जो गुस्सा है वो सिर्फ एक बापू सेंटर का तो मुद्दा है ही। फिर आप जो परीक्षा लिए हैं, अब आप पूछते हैं कि श्रेयसी सिंह कहाँ की विधायिका हैं, गिरिराज सिंह कौन मंत्री हैं, इस तरीके के सवाल आप एक कमीशन की परीक्षाएं में आप पूछ रहे हैं, जो अमूमन कमीशन के स्टैंडर्ड या सिलेबस में इस तरीके के सवाल नहीं आते हैं। उस वजह से और आप चपरासी और सिपाही बहाली नहीं कर रहे हैं ना, आप डिप्टी कलेक्टर और जो आगे आने वाले समय में बिहार प्रशासनिक सेवा का रीड बनने वाला है वो परीक्षाएं आप कंडक्ट कर रहे हैं। और आप सवाल ऐसे कर रहे हैं, आप जैसे मान लीजिए ना कि 4 तारीख को जब आप परीक्षा लिए तो 3 सवाल आप गलत पूछ दिए। कर्क रेखा बिहार से गुजरती ही नहीं है, 2000 पहले से जब बिहार झारखंड था तब गुजरती थी। 2023 में जनगणना हुआ ही नहीं, आप जनगणना से जुड़ा हुआ सवाल कर दिए। कि ये बीपीएससी स्टैंडर्ड के परीक्षा में आप 3 सवाल, उसको 3 नंबर आप दे दिए, इसलिए कि हम 3 सवाल गलत पूछे हैं, 3 नंबर हम आपको दे देते हैं। और 13 तारीख को जो परीक्षा हुई उसका 4 सवाल रिपीट कर दिए, तो 7 नंबर का तो बेनिफिट पहले ही इसको आप दे दिए। जहाँ 1-1 नंबर के लिए यहाँ संघर्ष होता है, वहाँ 7 नंबर उसको एक्स्ट्रा मतलब बैठे बिठाए मिल गया। तो आक्रोश की वजह यह है, प्रश्न पत्र लीक मामला नहीं है, आक्रोश की वजह यह है कि आप प्रश्न पत्र का स्टैंडर्ड जो आपने पालन किया वो ऐसा नहीं है। हम प्रशांत किशोर तो इंटरव्यून किए हैं 4 तारीख के पहले, 4 तारीख के पहले जो इंटरव्यून किए हैं, गांधी मैदान में धरना पर बैठे, फिर वहाँ बैठे, गिरफ्तारी हुई, ये परीक्षा के पहले हुई। तो परीक्षा के बाद की चीज़ों को की जांच की बात आप कीजिए। हम ये इशू नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो हैं सो किस इशूज को उठा रहे हैं, तो उस इश्यूज को की लड़ाई का स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उस स्ट्रेटजी पर हम सवाल उठा रहे हैं। हाँ, वो स्ट्रेटजी बिल्कुल प्रशांत किशोर जैसे आदमी को, प्रशांत किशोर का एक पर्सनैलिटी है जो खुद स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग हैं, एक पर्सनैलिटी है
और वो रिकॉग्नाइज्ड हैं, समाज में रिकॉग्नाइज्ड हैं, नाम उनका स्थापित है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अगर वो स्थापित आदमी हैं तो वो उनको लंबा हिस्ट्री की जानकारी है कि आंदोलनों का इतिहास क्या, गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से लेके और हिंदुस्तान के सारे आंदोलनों का इतिहास। लेकिन उसके आंदोलन में वो चीज़ें दिख नहीं रही। हाँ, वो इनकी जानकारी है। किसी को जानकारी नहीं है तो वो चल गया तो चल गया, लेकिन उनको जानकारी है कि इसका हर्ष भी क्या होता है। हाँ। तो उसके बावजूद आप आ गए तो थोड़ा सा लगता है कि लालच में आ गए, चुनाव की दृष्टि से आ गए। तो आपको इससे रिफ्रेन करना चाहिए। संगठन बनना है तो और बनाना है तो रिफ्रेन करना चाहिए और इशूज के आधार पर बात करनी चाहिए। तो हम वहाँ असहमत हैं कि आंदोलन में जहाँ तक शामिल हुए या आमरण अनशन के इशूज पर हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं कि इससे रिजल्ट नहीं आएगा और ना आपको कुछ मिल पाएगा, ना पॉलिटिकल डिविडेंट मिल पाएगा। क्योंकि पॉलिटिकल डिविडेंट में जो समूह वर्ग है, आज सरकार रिजल्ट निकाल देती है, सबको बहाल कर देती है, तो वो सारे लड़के फिर अपनी दूसरी तैयारी में लग जाएंगे। तो दूसरी तैयारी में लग जाएंगे तो पता नहीं चुनाव के समय में आप कहाँ उनको खोजिएगा कि क्या भाई हम तुम्हारे लिए इतना लड़े और क्या होगा। तो यही बात है। तो इसलिए मेरी समझ यही है कि प्रशांत किशोर स्ट्रेटजिकली अभी थोड़ा ये है, मेरी समझ ये है। अब उनकी समझ है तो जैसे अभी अपने आप को रिकरेक्ट किए कि 48 घंटा में हम विड्रॉ कर लेंगे। जहाँ तक वेन्यू बदलने की बात आपने कही, तो डीएम का प्रेरोगेटिव है कि आंदोलन स्थल पर धरना दीजिए या आप जगह बदल के धरना दीजिए। और अगर उनको लगता है कि आंदोलन स्थल सफिशिएंट जगह नहीं है या उनको लगता है कि चलो भाई इनको अपनी बातें कह देने के लिए हम कुछ समय दे देते हैं, तो समय दे दिए, वेन्यू बदल दिया गया। इसमें हाई हैंडनेस नहीं, इसको डिफ्यूज़ करने का एक तरीका हुआ कि इस इशू को हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं होने दें कि साहब स्थल नहीं दिया गया, ये बात है मेरी समझ से। नहीं, अब बाकी आपको क्या लगता है जो चीज़ें अब आ रही हैं सामने कि कुछ न कुछ ताकतें हैं जो प्रशांत किशोर को बिहार की राजनीति में स्थापित करने में लगे हुए, अगर वो चीज़ें हैं तो क्या आपको लगता है क्या है? वो ताकतें किसी पॉलिटिकल पार्टी को सीधे आप नहीं कहिए, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का जो बाहरी सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो नेशनल और इंटरनेशनल होता है। और वो पॉलिटिकल पार्टी को जो सपोर्ट जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो चाहता है कि ये पार्टी सरकार में बनी रहे और काम करता रहे, या तो वो ये सोचता है कि देश के भला के लिए एक पार्टी काम कर रही है, ये सोचता है कि हमारे भला के लिए काम कर रही है। तो वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अपने कई कम्यून खड़ा किए हुए हैं और उस कम्यून के माध्यम से आपको हेल्प करता है। ऐसे जहाँ भी बात होगी कि उस पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के लिए वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो उसका जो कम्यून है, वो ऐसे इशूज़ को हाथ में लेगी, वहाँ खर्च करेगी, वहाँ मदद करेगी। और वो क्या करते हैं, इमेजिनरी है कि आपको पता नहीं चलेगा कि साबित नहीं कर पाई है कि ये किस पार्टी से बिलोंग करता है और लेकिन है। वो जो राजनीति है उससे कौन सा उस राजनीति से तो निश्चित रूप से अभी प्रशांत किशोर, पहला उद्देश्य है कि प्रशांत किशोर एस्टेब्लिश करे। तो प्रशांत किशोर एस्टेब्लिश करेंगे तो किसको नुकसान होगा? तो प्रशांत किशोर एस्टेब्लिश करेंगे तो नुकसान जो है सो जदयू को और आरजेडी को ज़्यादा होगा, बीजेपी को कम होगा। ओके, लेकिन यहाँ बीजेपी शासन में नहीं है। तो बीजेपी शासन में नहीं है तो ये दोनों कमज़ोर हों, ये रणनीति उस कम्यून का और उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हो सकता है। तो वो हो रहा है। अब इसमें हम आप पूछ सकते हैं कि साहब जदयू को कैसे कमजोरी मिलेगी, तो या यही सवाल है कि आप जो जिसका 22 शक्ति आप बता रहे हैं कि है जो बिहार की राजनीति को प्रभावित करना चाहते हैं, तो वो जदयू और आरजेडी को टारगेट कैसे ले सकते हैं? नहीं, जदयू के मुखिया नीतीश कुमार को चारों तरफ से ये तो बात आ रही है ना कि बीमार चल रहे हैं, मानसिक रूप से अस्थिर हैं, वो अपने से निर्णय नहीं ले पाते हैं, वो उनके अपने सर्किल से भी चल रहा है और वो राजद खेमे से भी चल रहा है। और एक जनमानस में ये बातें अब आ रही है कि वास्तव में ऐसा कुछ है क्या। हाँ, चलिए, ये आ रही है। तो जब ये आ रही है तो सबसे पहले तो जो सरकार का मुखिया है उसको ध्वस्त करो, और फिर उस गैप को भरने के लिए कौन आते हैं, किस तरह के कंप्रोमाइज़ होते हैं, वो देखना होता है। तो वो नुकसान उनका है।
दूसरा नुकसान इनका प्रशांत किशोर जी का मुख्य जो अभी स्ट्रक्चरल ढांचा जो देखने को मिल रहा है, उसमें कहने को तो कह रहे हैं कि हम सबको सीट अपने जिला अध्यक्ष का सीट इस तरह से देंगे, इतना परसेंट शेड्यूल कास्ट, इतना परसेंट ट्राइब्स, इतना परसेंट अल्पसंख्यक, इतना परसेंट ये। लेकिन सपोर्ट बेस उनका जो एडमायरर बन रहा है वो वही एडमायरर है जो सवर्णों का सपोर्ट बेस है। और सवर्णों का सपोर्ट बेस जो बन रहा है, चाहे किसी को वो अध्यक्ष बना दें, और सवर्णों का सपोर्ट बेस जो बन रहा है सो नीतीश विरोधी जो सवर्ण है, जो शराबबंदी के कारण उनके विरोधी हैं, या अभी जो शिक्षकों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग फलाना चिलाना और शिक्षकों पर जो दबाव चल रहा है सरकार की तरफ से, चाहे और अनचाहे तरीके से शिक्षक परेशान हैं। तो शिक्षक परेशान इसलिए नहीं हैं कि उनके साथ सरकार का बहुत अन्याय हो रहा है, शिक्षक परेशान इसलिए भी हैं कि जितना भी आराम वो कर चुके उसमें उस आराम में कटौती हो गई है, पूरा आराम उनका ख़त्म नहीं हुआ। आज भी हमारे पास एक सुबह फ़ोन आ गया कि साहब हमारे यहाँ 6 शिक्षक हैं और 5 शिक्षक लापता रहते हैं। तो वो जो 5 शिक्षक लापता रहते हैं उनके आराम में खलल आया सरकार के इस पाठक जी से लेकर सिद्धार्थ तक के समय में, और कहीं न कहीं इसमें चीफ मिनिस्टर भी हैं। तो वो जो आराम में खलल आ रहा है, तो वो वर्ग भी उनसे, और उसके बाद ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेला जो चला पिछले 6 महीने से, तो उसमें जो परेशानी हुई है तो वो वर्ग भी उनसे नाराज़ चल रहा है। तो उस नाराज़गी को हम कैसे अपने पक्ष में मोड़े, उस सब तरह की बातें का एडवांटेज डिसएडवांटेज नीतीश जी को मिलेगा, और एडवांटेज जो लोग भी उस नाराज को ज़्यादा हवा देंगे उसको मिलेगा। तो डेफिनेटली अभी प्रशांत किशोर सामने में है, आंदोलन तो वही कर रहे हैं, आंदोलन वो कर रहे हैं, लेकिन इसका एडवांटेज उनको मिलेगा। एक आखिरी सवाल की, आपको लगता है कि तेजस्वी इस आंदोलन में जिस तरीके से तेजस्वी की भूमिका रही, कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में अगर सुशील मोदी आज होते तो क्या होता? सुशील मोदी का नाम ले लिए अब, तो फिर सुशील मोदी हमारे अच्छे मित्र थे, नीतीश जी भी हैं, लेकिन नीतीश जी से मेरा कम्युनिकेशन नहीं रह पाया जब से मुख्यमंत्री बने हैं, कुछ नहीं, जीरो हो गया। मतलब हम कांटेक्ट खुद नहीं किए, लेकिन मोदी जी से लाइव संपर्क रहा। एक्चुअली ही वाज द फाइटर, ही वाज द फाइटर। और वो नीतीश के साथ रह के या नीतीश से दूर रह के, अगर इस बिहार की धरती पर सही इशूज़ को लेके फाइट करने वाला कोई रहा तो सुशील मोदी थे। और उनका जो स्रोत था, जानकारी का, इंफॉर्मेशन जो स्रोत था, वो बेचारे तो मारे गए वही सवर्ण अवर्ण के चक्कर में, अपनी पार्टी में ही मारे गए। और एक दूसरे मोदी आ गए, बड़े मोदी या छोटे मोदी जो भी कहिए, बड़े मोदी तो नहीं कहेंगे क्योंकि दोनों तो एक ही एज ग्रुप के थे, लेकिन स्ट्रेचर में सरकार में प्रधानमंत्री के रूप में आ गए, जो इनको एलिमिनेट करना चाहते थे मेरे समझ से, तो इनको एलिमिनेट कर दिए। आज अगर नीतीश कुमार, हमको तो आज भी लग रहा है, हालांकि अब मोदी नहीं रहे, लेकिन हम तो आपसे कई बार कह चुके हैं कि हमको बिहार का भविष्य नीतीश कुमार के बाद सुशील मोदी में ही सुरक्षित नज़र आता था। मेरा एकदम स्पष्ट ओपिनियन था। और आज अगर वो रहते तो हमको लगता है कि नीतीश जी जो ऑफ़र दिए थे प्रधानमंत्री मोदी को कि साहब आपकी पार्टी बड़ी है, आप मुख्यमंत्री खोजिए, उस दिन वो अगर सुशील मोदी का नाम ले लिए होते तो नीतीश कुमार एक मिनट नहीं रहते। क्योंकि कहीं न कहीं नीतीश कुमार कहीं न कहीं ये ज़रूर सोचते हैं कि बिहार का भला किस में है, और वो जितना भी समझौता करते हैं उसमें बिहार का भला उनका एक अंश रहता है। अब उसमें बाकी राजनीति करने में कई चीज़ें आ जाती है, लेकिन भला उसमें राज्य का होता ही है। तो वो मोदी के हाथ तो सुरक्षित समझ सकते थे, यही स्थिति है। इसलिए आज अगर मोदी होते तो ये सब प्रशांत किशोर चलने वाले नहीं थे, वो सारा सेटल कर दिए होते अगर उनको उस तरह की भूमिका बीजेपी की तरफ से मिली होती। बीजेपी तो भूमिका विहीन कर दिया उनको। मतलब तेजस्वी कहीं न कहीं नेता प्रतिपक्ष के रूप में ये एक बड़ा मौका था, उस मौका को नहीं, वो सवाल यह है कि नेता प्रतिपक्ष का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, स्रोत जो होना चाहिए, सूचना का स्रोत होना चाहिए, उस स्रोत पर अपना कंट्रोल होना चाहिए। मोदी को अपना कंट्रोल, सुशील मोदी को अपना कंट्रोल था। ये कहीं से फीडबैक लेते हैं, चाहे वो मनोज झा हों, चाहे शक्ति सिंह यादव हों, चाहे भाई वीरेंद्र हों, चाहे संजय यादव हों, ये लोग जो है, ये लोग जो रखता है वो इनको फीडबैक देता है।
लेकिन मोदी खुद उसको मॉनिटर करते थे और उसको समझते थे प्रशासन में कहाँ क्या कमियां हैं और किस नीति से कौन प्रभावित होगा, वो सुशील मोदी समझते थे। और इनकी समझ आने में उस उम्र में जाना होगा, उम्र भी एक फैक्टर होता है। तो ये तो कच्चे उम्र से आए, सीधे विपक्ष के नेता बने, तो पॉलिटिकली विपक्ष के नेता है। बट अभी भी जो है सो कई चीज़ें हैं जो इनको देखना होगा, चलाना होगा, यही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जिन सवालों को लेकर हम लगातार आपसे रूबरू हो रहे थे, आप सवाल का कहते भी थे कि प्रशांत किशोर को लेकर आप इतने क्यों पोसेसिव रहते हैं, क्यों कहते हैं कि प्रशांत किशोर जो है सो किसी न किसी के इशारे पर काम कर रहा है। देखिए, वही सवाल इनसे भी हमारा था, और कहीं न कहीं एक शक्ति है जो प्रशांत किशोर को इसलिए बिहार की राजनीति में लाने की कोशिश, उनको स्थापित करने की कोशिश में लगे हुए हैं, ताकि 2025 में नीतीश को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, फिर आरजेडी को इतनी कम सीटें आए कि दोनों एक साथ मिलकर चुनाव में लड़ सके। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कभी 2-2-4 नहीं होता है, ये बात समझ लीजिए। और बिहार है, दूसरी बात बिहार है। अभी तक बिहार के मसलों पर शाह और मोदी ने जितना भी प्रयोग किए हैं, सारे के सारे प्रयोग अगर कहीं फेल हुआ है तो बिहार में ही हुआ है। लाख कोशिश के बावजूद भी बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है जहां बीजेपी की अभी तक सरकार नहीं बन पाई है। ये इनका आखिरी प्रयास है 2025। 2020 में चिराग पासवान के सहारे ये बड़ी कोशिश हुई, लेकिन अंतिम क्षण में कुछ चीज़ें ऐसी आई कि वो चाहकर भी नहीं कर पाए। लोकसभा चुनाव में भी बात कुछ ऐसी ही बढ़ी थी, लेकिन नीतीश कुमार ने अपनी उपयोगिता साबित करके शाह और मोदी को फिर से बैकफुट पर ला दिया था। लेकिन शाह और मोदी में तो ये है कि वो अंतिम दम तक फाइट करते हैं। तो बिहार उनका अंतिम बैटल फील्ड है, मतलब आखिरी लड़ाई का, वो कह सकते हैं ना कि जहां वो जीतेंगे तो फिर पूरे देश पर उनका राज 29 में भी कायम होगा, हारे तो फिर वही बैटल फील्ड जो बार बार कहते हैं ना कि औरंगजेब की दक्षिण नीति उनके साम्राज्य के पतन का कारण बना। तो बिहार 2025 का परिणाम तय करेगा कि इस देश में बीजेपी का शासन रहेगा या नहीं रहेगा। और स्वाभाविक तौर पर जब ये स्थिति होगी तो शाह और मोदी किसी भी हद तक की राजनीति में आगे बढ़ेंगे और राजनीतिक तरीके से ही सही तख्ता पलट की भी कोशिश जरूर करेंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि उसमें जो एक नए मोहरे के रूप में प्रशांत किशोर सामने आए हैं वो कितना उपयोगी और कारगर साबित होते हैं। चलिए, इस बड़ी बहस को यही खत्म करते हैं, फिर किसी मुद्दों पर हमारी आपकी मुलाकात जारी रहेगी। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।